यूज होता है तो उसका अर्थ होता है कि इनसेपरेबल, जिसको एक व्यक्ति से, उसके कार्य से या राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए फंडामेंटल वर्ड यूज हो रहा है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ऐसे अधिकार जो नागरिकों से छीने नहीं जा सकते, अलग नहीं किए जा सकते। अगर आपने अलग किया, छीन लिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वी कैन गेट रिलीफ, वहां से हमको उपचार मिल जाएगा। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारे नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। ड्यूटीज का मतलब होता है अपने समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। जैसे घर के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, हम सुबह घर से निकलते हैं क्लास के लिए, शाम को घर पहुंच जाते हैं। हमारे घर वाले ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करें, कोई भी बाहर ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो, रिश्तेदारों में, समाज में। तो आप हमेशा अपने घर की ड्यूटी को निभाते हो। हमारे घर में 11 बजे के बाद रात को अलाउ नहीं है, कोई नहीं आएगा, इसलिए घर के नियम बने हुए हैं कि रात को 8 बजे तक सबको घर में आना है, सबको घर में बना हुआ खाना खाना है। मॉर्निंग में कोई बहुत जल्दी जा नहीं सकता। हर चीज के नियम बना रखे हैं घर वालों ने। वैसे ही इंडिया एज ए कंट्री हमारा होम हो गया, घर हो गया, हमारा अपना घर, और भारत भी हम सबका एक घर हुआ। सो इस कंट्री के प्रति भी हमारी कोई ड्यूटी होनी चाहिए। इस देश के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, एंटी नेशन एक्टिविटीज, हमें उन लोगों को मना करना है, रोकना है, और उनको हमें ज्वाइन नहीं करना। तो अपने देश के प्रति भी हमारी भी ड्यूटी बनती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। जो संविधान लिखा गया था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 42वें संशोधन के द्वारा इनको संविधान में इंक्लूड किया है। यानी संविधान लागू होने के 26 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट को याद आया कि हमें कुछ नया हमें ऐड करना चाहिए। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A 51 का में इनको इंक्लूड किया गया है। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया और थ्रू द 42nd अमेंडमेंट दीज वर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, को संविधान में जोड़ा गया। तो एक पॉइंट तो ये, संविधान में ये नहीं थे, इनको 26 साल के बाद 1976 में शामिल किया गया है। अब इंदिरा गांधी के समय में ये मैटर आया क्यों कि अपने नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज बनानी चाहिए, जबकि ये देश तो गांधी जी का, विवेकानंद का देश है। यहाँ तो मान करके चला जाता है कि हमारे खून में है कर्तव्यों को निभाना। दो, हमारे पूर्वज हमको बता गए समाज राष्ट्र के प्रति हमारी ड्यूटीज क्या है। सो हमको अलग से बताओ मत, हमको पता है, वो इनबिल्ट है, हमारे ब्लड में है वो चीज। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1976 शी रियलाइज दैट most of Indians forget their duties and they were involving the anti-nation activities। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या महसूस किया कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अपने कर्तव्यों को भूल चुकी है और राष्ट्र और समाज के खिलाफ कार्यों में लगी हुई है। सो उनकी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हमें अपने नागरिकों के लिए कुछ ड्यूटीज को इंक्लूड करना चाहिए। उनकी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे सरदार स्वर्ण सिंह। एक कमेटी बनाई 12 मेंबर की, एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति के रिकमेंडेशन पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इनको संविधान में इंक्लूड किया। कमेटी ने तो ये कहा था कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। कमेटी ने और भी रिकमेंड किए थे कि इनमें से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली बाउंड बनाना चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने नहीं माना, 8 के स्थान पर 10 किया इनको, और बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटीज हमने 2002 में इंक्लूड किया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 11वें जो मूल कर्तव्य हमने जोड़ा है 2002 में, उसमें लिखा हुआ है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की आयु की है, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट और गार्जियन। माता पिता की मौत हो गई है तो चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, इनकी जिम्मेदारी है कि छोटे बच्चों को अंगुली पकड़ करके और सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बिठा करके आएंगे। So right to education have become a fundamental duty to the parents and guardian। तो माता पिता का कर्तव्य क्या है? छोटे बच्चों को घर में नहीं बिठाना है, इनको स्कूल भेजना है, इनको पढ़ाना है। ये सरकार ने बाद में इसको इंक्लूड किया है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब कमेटी बनाई थी तो इस कमेटी को ये रिकमेंड किया था उन्होंने कि भाई
दुनिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की ड्यूटीज को लिखा गया है? यूएसएसआर या रसिया? अब देखिए, बहुत हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इसी कंट्री को आपने क्यों फॉलो किया। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सोशलिस्ट टर्म जोड़ा प्रीएम्बल में, समाजवाद, और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हम देश को समाजवादी बनाना चाहते हैं। और समाजवादी विचारधारा किसकी है? रूस की है। सो उन्होंने रूस को ही फॉलो किया। तो समाजवादी विचारधारा में, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में स्टेट का होल्ड या कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। स्टेट हैव कंट्रोल ओवर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। राज्य के पास पूरी शक्ति रहेगी, राज्य ही सबको पढ़ाएगा, राज्य ही एग्रीकल्चर कराएगा, राज्य ही इंडस्ट्री चलाएगा, राज्य सड़क बनाएगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एवरीथिंग। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। और राज्य ही अपने नागरिकों को टीच करेगा ड्यूटीज के बारे में। तो इंदिरा जी की सरकार ने इस कमेटी को यही कहा था कि रूस को आपको फॉलो करना है, तो रसिया के आधार पर उन्होंने रिकमेंड कर दिया, तो इसका सोर्स यही है। अब इसके बारे में कुछ और भी आपको समझना है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को हम न्यायालय के द्वारा फोर्सिबल बना सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट के थ्रू फोर्सिबल बना सकते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मूल कर्तव्य है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, आप जब लिस्ट में जाएंगे तो इसमें पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है, वी शुड रिस्पेक्ट नेशनल सॉन्ग, एंथम एंड नेशनल फ्लैग एंड अदर नेशनल लेबल आइडेंटिटीज। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह, इन सब का सम्मान करना है। मान लो अगर कोई व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा तो आप करोगे क्या उसका? क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है? इंडिया में अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाना चाहता और ये राष्ट्रगीत है और इसमें लिखा हुआ दिस इज आवर द फर्स्ट ड्यूटी, अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है, कोई समाज मना कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन होगा? एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज को न्यायालय के द्वारा फोर्सिबल नहीं बनाया गया है। अगर किसी कर्तव्य को आप नहीं निभाते हो तो क्या राज्य उसके लिए आपको अरेस्ट कर सकता है, सजा दे सकता है? तभी दे सकता है जब गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर उसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रीय झंडे के लिए लिखा हुआ है, नेशनल ऑनर एक्ट 1971, राष्ट्रीय सम्मान कानून से कहता है अगर आपने झंडे का अपमान किया तो गिरफ्तारी मस्ट है, उसमें पेनल्टी भी है। राष्ट्रगान नहीं गाया, राष्ट्रगान जब गाया जा रहा था उसमें आप हंस रहे थे या फिर आराम से पैर लंबे करके लेटे हुए थे या कोई भद्दा सा म्यूजिक सुन रहे थे, उसी समय एक्शन नहीं होगा आप पर। राष्ट्रगीत के समय भी एक्शन नहीं होगा और राष्ट्रीय चिन्ह के समय एक्शन नहीं होगा। राष्ट्रीय चिन्ह आप रखा हुआ था, उस पर आपने आलू का पराठा रखा हुआ है, कोई एक्शन नहीं होगा। राष्ट्रीय झंडे पर आलू का पराठा रखा हुआ तो एक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है। तो सभी जो मूल कर्तव्य हैं, इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं जोड़ी गई है। कुछ मूल कर्तव्यों के मामले में ये सजा का प्रावधान सरकार ने किया है। तो 1 से 11 तक की जो लिस्ट है, अभी आपको वो नोट्स मिल गया, ग्रुप में उन्होंने दे दिया होगा, तो आप यहाँ से लिस्ट को याद कर लेना कौन कौन से आते हैं। तो कुछ मैं बता देता हूँ इसमें से। जैसे 1 नंबर की ड्यूटी हमारी, जितनी भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं इनका हमें रिस्पेक्ट करना है। तो सीडीएस वगैरह में जब एग्जाम देते हैं तो कोई कंसेप्ट की बात करता है कि भाई मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, नहीं करा सकते। क्या मूल कर्तव्यों के पीछे कानूनी शक्ति है? नहीं है, सभी के पीछे नहीं है, कुछ के पीछे है। सेकंड वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम स्ट्रगल जब हुआ था, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम स्ट्रगल किया था, राष्ट्रीय आंदोलन। तो दैट टाइम दे टॉट सो मेनी वैल्यूज टू द इंडियंस। गांधी जी ने आंदोलन के समय भारत के लोगों को बहुत सारे वैल्यू टीच किए थे, पढ़ाए थे। तो गांधी जी ने आंदोलन के समय हमको क्या टीच किया था? नॉन वायोलेंस, हिंसा नहीं करनी है, लेकिन अंग्रेजों से देश की आजादी लेनी है। भगत सिंह क्या टीच कर रहे हैं? हिंसा करनी है, टॉप लेवल के अंग्रेज अफसर की हत्या करनी है और आजादी लेनी है। गांधी जी क्या टीच कर रहे हैं? हिंसा नहीं करनी है। और भारत में जितने भी धर्म जाति के लोग रहते हैं सब में फ्रेटर्निटी, बॉन्डिंग, भाईचारा होना चाहिए और पुरुष महिला के बीच में समानता। तो गांधी जी कितने वैल्यूज हमको सिखाकर गए और आपका चरित्र आचरण
आपके व्यवहार में ईमानदारी। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द वैल्यूज वर टॉट बाय द स्ट्रगलर्स, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अब गांधी तो बहुत कुछ सिखा के गए, मैंने सीख भी लिया लेकिन मानता नहीं हूं। कोई आदमी कह रहा है फिर भी वायलेंस कर रहा है, तो क्या आप उसको सजा दोगे? पकड़ में आ गए तो सजा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति सरकारी जॉब में होने के बाद करप्शन में इन्वॉल्व पाया गया, गांधी जी बोल गए कि ईमानदार रहना है निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, लेकिन ये बड़ा अफसर है, हर काम में 10% घूस खाता ही है, ट्रेस हो गया, पकड़ में आ गया तो एंटी करप्शन लॉ के तहत पनिशमेंट है, अदरवाइज तो चल रहा है जीवन। तो कुछ मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के मामले में लोगों ने अभी 12वें नंबर का मूल कर्तव्य सरकार जोड़ने वाली है, लगभग डिसीजन हो चुका है। माता पिता की सेवा करना बच्चों का मूल कर्तव्य है। ऐसे नालायक बच्चे जिनको अच्छे से पता है कि माता पिता के दोनों मकान, 25 बीघा जमीन और 50 लाख का कैश मुझे मिलेगा, तब भी सेवा नहीं करता, तो माता पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली वो हमको मिलने वाली है, बट क्या उसके बदले में हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान कर पाते हैं? नहीं कर पाते, 90% लोग नहीं कर रहे। तो इस कंडीशन में आपको माता पिता की करोड़ों की संपत्ति भी नहीं मिलनी चाहिए। अब सरकार ने फॉर्मेट बना लिया, तो आपको माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। और माता पिता ने अगर कंप्लेन किया कि हमारी संतान सेवा नहीं करती है, बस संपत्ति पर नजर है, माता पिता जल्दी से राम नाम सत्य हो और संपत्ति हमारे कब्जे में आए और स्वतंत्र रूप में जीवन जिए, तो सरकार इसको एनफोर्सिबल बनाएगी। क्योंकि भारत में बहुत गलत बात है, इस देश में कभी भी ये संस्कृति नहीं थी कि वृद्ध अवस्था में संतान के होते हुए भी माता पिता को विधवा आश्रम में या किसी और वृद्ध आश्रम में रहना पड़े। ये डूब मरने वाली बात है। बेटा है अमेरिका में रहता है, माता पिता वृद्ध आश्रम में रहते हैं, कितनी गलत बात। इंडिया में 50 लाख से ज्यादा, और जबकि उनके मरने के बाद प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, तो आपको प्रॉपर्टी मिले क्यों? आपने किया क्या है ऐसा? आपने कौन सा रिस्पेक्ट दिखाया? तो सेकंड नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है देश की अखंडता संप्रभुता का सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट एंड मेंटेन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश के खिलाफ काम करने वाले लोग, चाहे वो तस्कर हैं या आतंकवादी हैं, जो भी लोग हैं, 3 नंबर की आपकी ड्यूटी बताई जा रही है कि आप देश में रहते हो, इस देश का दाना पानी खाते हो, आबो हवा लेते हो, सो 100% मन से दिल से देश के बन के रहो। देश में रह करके भीतर से देश की जड़ें मत काटो, थोड़ा सा अपनी ड्यूटी को मेमोराइज करो, रियलाइज करो। तो इस तरीके से ड्यूटीज को आप लिस्ट के रूप में याद कर लेना, ठीक है। ये इस टाइप, ये फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी एग्जाम में आती है, तो अभी आप चेक कर लेना, वो तीनों टॉपिक आपको दे दिए गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रेसिडेंट। ये बड़ा टॉपिक है, टॉपिक समझने का है। प्रेसिडेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप के टाइटल्स, राष्ट्रपति को क्या क्या कहा जाता है। सेकंड आर्टिकल 52, देन आर्टिकल 53, इसके बाद आर्टिकल 54। डिफरेंट टाइटल्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को और क्या क्या नाम दिया जाता है। पहला, राष्ट्र के अध्यक्ष, हेड ऑफ नेशन।
देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, कार्यपालिका का अध्यक्ष, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, रबर की मोहर, रबर स्टाम्प, सोने के पिंजरे में कैद पक्षी, ए वर्ड इन गोल्डन केज, केंद्र सरकार के हाथों का खिलौना, टॉयज इन द यूनियन गवर्नमेंट, और नाम मात्र का अध्यक्ष, द नॉमिनल हेड। ये जितने भी नाम राष्ट्रपति को दिए जाते हैं सब मीनिंगफुल हैं। देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन होने के आधार पर उनको आयकर में छूट दी गई है। भारत के सभी व्यक्तियों को अपनी इनकम पर इनकम टैक्स देना जरूरी है, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को अभी हम 5 लाख रुपए महीने सैलरी देते हैं, 1 साल की 60 लाख सैलरी बनती है, 30% टैक्स जाना चाहिए, लेकिन उनकी सैलरी पर टैक्स नहीं लिया जाता। बाकी भारत में कोई भी हो सबको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो देश का प्रथम नागरिक होने के आधार पर ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। रबर की मोहर बहुत डिटेल में आएगा बार बार ये। जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को गजेटेड ऑफिसर के पास सिग्नेचर के लिए जाते हो, ये सारी मेरा एडमिट कार्ड है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप वेरीफाई कर दो, सिग्नेचर करके अपने डिपार्टमेंट की सील मोहर लगा दो, तो वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, तो आप दिखाते हो, तो देन वो उसको सर्टिफाइड कर देते हैं। तो वैसे ही हमारे देश में ये सिस्टम बनाया गया है कि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति नाम मात्र अध्यक्ष है, नॉमिनल हेड, प्रधानमंत्री रियल हेड वास्तविक अध्यक्ष है। जिसके हाथ में सरकार है, शक्ति उसके पास है, और जिसके पास सरकार नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री और उसकी गवर्नमेंट जो भी सलाह राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्यादातर मामलों में प्रेसिडेंट इज बाउंड, राष्ट्रपति बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने जो लिख करके दिया है वही करना है आपको, जो नहीं कहा वो नहीं करना। इसलिए मेरा काम लास्ट में क्या रह गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई नोट आया ना, ला भाई निकाल, सिग्नेचर करो, सील लगा, चलो हो गया, सिग्नेचर करो, सील लगा, रबर स्टाम्प हो गया। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों को करते हैं, इसलिए उनको ये टाइटल दिया जाता है। नाम मात्र के अध्यक्ष, नॉमिनल हेड, और रियल हेड, जिसके पास सरकार है, सरकार ही सारे डिसीजन लेती है, और आपको कोई डिसीजन लेना नहीं है। गवर्नमेंट जो डिसीजन ले लिया है, फाइनली यू हैव टू रेटिफाई दिस। सरकार ने जो निर्णय लिया है, आप सरकार के निर्णयों को बाद में अप्रूव करते हो, प्रमाणित करते हो, इससे अधिक कुछ और नहीं हो सकता। सोने के पिंजरे में कैद पक्षी, इंडिया की सबसे लग्जरी बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन, रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है दिल्ली। कभी गवर्नर जनरल रहता था इसमें, गवर्नर हाउस। इतनी बेहतरीन बिल्डिंग, इतनी शानदार बिल्डिंग में आप रहते हो, फिर भी पावर नहीं है आपके पास। तो ये तो वैसा ही है कि घर में एक तोता पाल लिया, शानदार पिंजरा है, एक छोटी सी खिड़की है, जब आपका मन होता है खिड़की खोली, पानी दे दिया उसको, अमरूद दे दिया खाने के लिए, दाने दे दिए कुछ। सेम यही हाल राष्ट्रपति के साथ हो रहा है। तो प्रेसिडेंट इतने बड़े सोने के पिंजरे में रहते हैं, जब प्रधानमंत्री कोई ऑर्डर देते हैं प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है, जो प्रधानमंत्री का वो मानना पड़ेगा। तोते को भूख लगी है तो देन आपने जब जो दिया वो खाएगा, आप जितना खिलाएंगे वो उतना ही खाएगा। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का सबसे पावरफुल पर्सन होता है, संविधान में प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बनाया गया है, ठीक है। तो ये नाम कुछ दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को। इसके बाद आता है आर्टिकल 52, इसमें लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि तुम इसमें ये लिखो भारत का एक गवर्नर जनरल होगा, तो भारत के नेताओं ने मना कर दिया, इसको लाइन को काट करके लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि संविधान बनने तक भारत का गवर्नर जनरल वायसराय का पद कंटिन्यू कर रहा था, उसको हटा के हमने ये लिखा है इसमें। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। तो आगे हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति किसको कहा जाता है। तो राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर के हेड हैं, जो अधिकारी कानून के अधीन रहकर काम करते हैं उनको कहते हैं कार्यपालिका के अधिकारी। राष्ट्रपति से लेकर के किसी ऑफिस में काम करने वाला एलडीसी या क्लर्क,
सभी एग्जीक्यूटिव, इंडियन आर्मी एग्जीक्यूटिव, IAS IPS एग्जीक्यूटिव, JEN AEN, डॉक्टर, टीचर, ऑल आर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। राष्ट्रपति टॉप पर बैठे हुए हैं, सब राष्ट्रपति के नीचे काम कर रहे हैं। तो ये जो पावर है एग्जीक्यूटिव, ये प्रेसिडेंट को दी गई है। इसका मीनिंग ये है कि एग्जीक्यूटिव के मामले में जो भी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा। तो हम पावर्स में वापस से इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या पावर्स उसको मिली हुई है। आर्टिकल 54 और 55 इसको समझना है। 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, प्रेसिडेंट शैल बी द इलेक्टेड पर्सन। अब देखिए, कई बार हम कहते हैं कि भाई भारत की संसदीय प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है, मान लिया। 100% नहीं लिया ना। इंग्लैंड में तो संसद के ऊपर उन्होंने ब्रिटेन की राजा रानी को बैठा रखा है। पार्लियामेंट तो ले लिया हमने, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर राजा रानी को नहीं बैठाया यार, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को बैठाएंगे। इंग्लैंड ये चाहता था कि 100% ले लो हमारे सिस्टम को, हमने कहा नहीं लेंगे। तो आर्टिकल 54 में चेंज कर रखा है हमने। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। पार्लियामेंट के 2 सदन है, 2 हाउस, लोकसभा राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग, 3 ऑर्गन है, 2 हाउस, 2 सदन। इंग्लैंड क्या करता है, संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। तीसरा अंग क्या है, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटिश क्राउन। हमने कहा है क्राउन नहीं लेंगे, क्योंकि क्राउन का तो इलेक्शन होता नहीं है, वो तो वंशानुगत पद होता है, हेरिडिटरी ऑफिस है वो। तो जब राजा रानी की मौत होगी, कब मौत होगी तुम्हारी पता नहीं, प्रिडिक्ट नहीं किया, 90 या 95 साल की उम्र में, तब आप हटोगे तो आपका बेटा बेटी भी राजा रानी बन जाएगा, चुनाव तो होगा नहीं। तो आर्टिकल 54 कह रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में शामिल कौन होगा, इलेक्टर्स। प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट दे सकता है, अब आप इसको समझना अच्छे से, प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट दे सकता है। तो प्रेसिडेंट को वोट देने वाले लोग 4 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर। तो लोकसभा में अभी 543 मेंबर हैं, लेकिन 2019 से पहले 2 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन भी होते थे, अभी नहीं है। तो लोकसभा में 2 तरह के सांसद बैठते हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। 2 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 2019 से पहले, अब इस कैटेगरी को हटा दिया है। तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट को वोट देंगे। सेकंड वोट कौन देगा, राज्यसभा। राज्यसभा को मैं RS लिख रहा हूं शॉर्ट में, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं। इनमें से 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कंबाइंड आते हैं, और 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का टर्म अभी पूरा हुआ। तो ये जो 12 सदस्य राज्यसभा में बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते। 238 इनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो प्रेसिडेंट को वोट देने वाले लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हमने अलग किए। तीसरी कैटेगरी में कौन आएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा या उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। तो राजस्थान में सिंगल हाउस है विधानसभा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, आगे पढ़ेंगे हमें। विधान परिषद को अलाउ नहीं किया गया है। तो विधानसभा में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में 200 MLA, 200 विधायक बैठते हैं, ऑल आर द इलेक्टेड, सब निर्वाचित हैं, कोई भी मनोनीत नहीं है। इसलिए राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स प्रेसिडेंट को वोट देंगे। चौथी कैटेगरी किसकी है, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पौंडीचेरी और अब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो राज्य ही था, उसको डिग्रेड किया है, यूनियन टेरिटरी बनाया नहीं है। जम्मू कश्मीर अर्लियर स्टेट ही था और ये राज्य ही बनेगा दोबारा। राज्य के दर्जे को घटाया सरकार ने, आर्टिकल 370 को 370 को हटाने से पहले ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया। तो यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा हैं, उन विधानसभा में जो विधायक बैठे हुए हैं वो वोट देंगे।
तो प्रेसिडेंट को वोट देने वाले ये 4 कैटेगरी के लोग हैं, इनको कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को वोट कौन नहीं दे सकता। इस पर क्वेश्चन आ रहा है। ये तो बता दिया वोट कौन देगा। अब इसमें देश की जनता नहीं दिख रही ना, इसका मतलब मैं और आप राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते। और इसमें कौन नहीं दिख रहा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, ये भी वोट नहीं देगा। नहीं, राज्य का राज्यपाल ये वोट नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। यूपीएससी का चेयरमैन, भारत का निर्वाचन आयोग का चेयरमैन, ये भी वोट नहीं देगा। तो क्या लोकसभा का स्पीकर राष्ट्रपति को वोट देगा, राज्यसभा का चेयरमैन वोट देगा? ये क्वेश्चन आते रहते। लोकसभा का स्पीकर वोट देगा, बिकॉज लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का ही एक सांसद होता है, ऑलवेज ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट। लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन जो सभापति है, ये राष्ट्रपति को कभी भी वोट नहीं देगा, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन बनता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और उपराष्ट्रपति है वो बाहर का व्यक्ति है, वो राज्यसभा का मेंबर होता ही नहीं है। और हमने लिखा है सेकंड कैटेगरी में राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, तो राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं है, इलेक्टेड भी नहीं है, नॉमिनेट भी नहीं है। नॉमिनेट होता तो भी नहीं दे पाता, इलेक्टेड होता था वोट दे सकता था। सो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते। लोकसभा के स्पीकर वोट देंगे, भारत का प्रधानमंत्री वोट देगा, हाँ, चाहे वो लोकसभा का सांसद है, राज्यसभा का है। तो कौन कौन वोट नहीं दे सकता, उस लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस लिस्ट को याद करना है कि ये वोट देते हैं। इसके अलावा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समझ लेना इस लिस्ट के बारे में, मतलब नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये वोट नहीं देगा। ये है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब आपको राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझना है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, समझने वाला कंसेप्ट है ज्यादातर इसमें। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में लिखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। सबसे पहले हमने राष्ट्रपति को वोट देने वालों का ग्रुप बना दिया, इलेक्टोरल कॉलेज, और देन इसमें मैनर लिखा हुआ है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कठिन शब्द है लेकिन मीनिंग बहुत सरल है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। समझिए, देखिए हमारे देश में 2 प्रकार का इलेक्शन प्रोसीजर एडॉप्ट किया हुआ है, 2 तरीके से हमारे देश में इलेक्शन होता है। एक तरीका है जिसमें सरपंच का चुनाव होता है, एमपी और लोकसभा के एमपीज का, और विधानसभा के एमएलए का। सरपंच, एमपी यानी सांसद, और एमएलए। सरपंच नगरपालिका का चेयरमैन, जिला प्रमुख, जिला परिषद, लोकल बॉडी सभी आ जाएंगी। राजस्थान विधानसभा के विधायक, यूपी के विधायक और लोकसभा के सांसद, इनका इलेक्शन का तरीका एक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वोटिंग का जो सिस्टम है वो अलग है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। समझिए अब पहला वाला सिस्टम, इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये मीनिंग समझ में आएगा कैसे, देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए एमएलए चुनाव में खड़ा हुआ है और जयपुर में कई एमएलए सीट बनाई गई हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। मान लेते हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, सांगानेर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस सांगानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 11 कैंडिडेट मैदान में है, राइट।
कम से कम 11 लोग तो चुनाव लड़ते ही हैं। बीजेपी का एक, कांग्रेस का एक, समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, 3-4 निर्दलीय इंडिपेंडेंट भी उसमें इंक्लूड हो गए। मैं भी चुनाव लड़ूंगा, हार गया तो कोई बात नहीं, नाम तो हो जाएगा, चुनाव तो लड़ा। कुछ लोग नाम कमाने के लिए वोट डाल गए, काउंटिंग हो गई। काउंटिंग में ये पता लगा कि एक जो कैंडिडेट था ए, इसको 37% वोट मिले और बीजेपी का था। बी जो कैंडिडेट था उसको 26% वोट मिले, कांग्रेस का था। सी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था, इसको 12% वोट मिले। और डी कैंडिडेट था, उसको 6% वोट। इस तरीके से 11 उम्मीदवारों में वोट परसेंट डिवाइड हो गया, राइट। ये तरीका भी बना हुआ है हमारे देश में। अब हम इस सिस्टम में क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को विनर डिक्लेयर करेंगे जिसको सबसे ज्यादा वोट परसेंट मिला है। तो ऑब्वियसली कैंडिडेट ए है, तो कैंडिडेट ए सांगानेर विधानसभा सीट से जयपुर से विधायक बन गया। बधाई हो, मिठाई खिलाओ। 37% वोट पर ही जीत गया। लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखो इसमें क्या छिपा हुआ है। 37% आपको वोट मिला और आप जीत गए, 5 साल के लिए विधायक बनोगे। 63% लोगों ने, यानी 63% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। 63% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया ना। जबकि नेचुरल लॉ क्या कहता है, मेजोरिटी अधिक होती है माइनॉरिटी से, बहुमत बड़ा होता है अल्पमत से। तो मेजोरिटी तो 63% है यहां पर। तो देन 63% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, स्टिल यू आर द विनर कैंडिडेट, फिर भी आप जीत गए। 37% भी जीत गए, 50% भी नहीं मिला आपको। ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का सबसे बड़ा दोष है, डीमेरिट है भारत में। और इसी कारण से भारत में जो नेता हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने गलत काम कर रखे हैं, वो धड़ल्ले चुनाव जीते। उनको अच्छे से पता है कि हमें रिलेटिवली परसेंटेज वोट लाना है, अपने समकक्ष उम्मीदवार से थोड़ा सा ज्यादा लाना है। 50-60% की बात ही नहीं हो रही। और इस दोषपूर्ण प्रणाली का लाभ भारत में सभी पार्टियों को मिल रहा है, कोई पार्टी इसको चेंज नहीं करना चाहती। अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट में आपने क्या बना रखा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लिखा हुआ आपने मिनिमम कोटा। उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा जिसने टोटल वोट में से 50% से अधिक ऑब्टेन किया है। शर्त लगा दी, 50% से ज्यादा मिलेगा उसी को राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे। यहां क्या कह रहा है, 50% से कम में तो भी आप MP, MLA, सरपंच, प्रधान बन सकते हो। तो राष्ट्रपति वाला सिस्टम सही हुआ। कम से कम एक मेजोरिटी वोट तो आपको मिले। 50% से ज्यादा लोगों ने आपको लाइक किया, आपको वोट किया है, तो समझ में आता है कि ज्यादातर लोग आपके फेवर में है। तो प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमने ये शर्त लगा रखी है, मिनिमम कोटा अचीव करना ही पड़ेगा। और मान लो आपको 50% वोट नहीं मिले तो फिर उसका भी एक रास्ता निकाला हुआ है। तो वो रास्ता कैसे समझ में आएगा, तो पहले प्रेसिडेंट का ये इलेक्शन सिस्टम समझते हैं। देखिए मान लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कैंडिडेट A, B और C। इस चुनाव में एक दुर्गुण, एक दोष तुमको पता लग गया, 50% से कम लाने पर भी, 40% से कम लाने पर भी जीत सकते हो। और दूसरा दुर्गुण दोष क्या है, इसमें एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, 1 पर्सन 1 वोट ओनली। मैं वोट देने के लिए आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, मुझे बीजेपी को देना था, प्रेस किया और बाहर आ गया, मशीन में से आवाज आ गई, वोट डल गया, मुझे दिख गया, मुझे उन्होंने बाहर डाल दिया, मेरे बाद कोई दूसरा आया। एक व्यक्ति एक वोट देगा MP, MLA, सरपंच के चुनाव में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति कितने भी वोट दे सकता है, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सबको वोट देना है। ये तो बहुत सरप्राइजिंग हुआ। एक पर्सन मल्टीपल वोट कैसे दे सकता है। जब राष्ट्रपति को वोट डाले जाते हैं तो उसमें एक बैलेट पेपर बनाया जाता है, ये चुनाव पत्र बनता है। इसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं और उसके सामने ब्लॉक बने होते हैं।
ठीक है, उम्मीदवार 3 है तो 3 ब्लॉक, 4 है तो 4 ब्लॉक बनेंगे। अब भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले वोट देने के लिए गए। ठीक है, प्रधानमंत्री जैसे वोट डालने के लिए आए तो उनको ये बैलेट पेपर दिया गया, सर आपका। प्रधानमंत्री ने ले लिया, उन्होंने एक टेबल पर रख करके और उसने वोट डाला। कैसे वोट दिया उन्होंने कहा कि कैंडिडेट ए को तो बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है, ये उम्मीदवार को तो बीजेपी ने तो खड़ा किया है, इसलिए ये तो जीतना ही चाहिए, तो हमारा अपना है। 1 नंबर की चॉइस बी कांग्रेस का है, ये तो हमारे दुश्मन है जन्मजात। 0 नहीं दे सकते, 3 उम्मीदवार हैं। सबसे लोअर चॉइस 3 नंबर पर डाल दिया, सी कैंडिडेट बाकी पार्टियों का है। सेकंड चॉइस, प्रधानमंत्री ने अपनी चॉइस बता दी, 3 कैंडिडेट को अपनी चॉइस बता करके वोट डाल दिया। अब राहुल गांधी आ गए, बीजेपी तो बर्दाश्त ही नहीं है, 0 नहीं, सबसे लोएस्ट 3 नंबर, और बी तो कुछ कांग्रेस का, तो 1 नंबर, ये 2 पर चला गया। अब अमित शाह आ गए, 1 बाई 1 दिल्ली में एमपीज के लिए सेंटर बना हुआ है और आपको ऐसे वोट डालना है राष्ट्रपति को। राज्यों में कैसे वोट डालेंगे, हर राज्य की राजधानी में एक पोलिंग सेंटर बनेगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा, या विधायक रहते हैं वोट डालेंगे, यही तरीका। तो सभी राज्यों में राजधानियों में वोट डालेंगे और सांसदों के लिए दिल्ली में सेंटर बनाया जाता है। अगर कोई सांसद उस दिन दिल्ली में नहीं है, किसी कारण से राज्य में फंसा हुआ है, तो उसको ऑप्शन चॉइस दी गई है कि वो राज्य के सेंटर पर जाकर के भी वोट दे सकता है। बाद में उसके वोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां सांसदों के वोट में उसको काउंट किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट को ऐसे वोट दिया जा रहा है, आपको अपनी लगातार चॉइस बतानी है। अब अमित शाह आ गए, अमित शाह ने मोदी जी की चॉइस को रिपीट कर दिया, 1 3 2। अब रक्षा मंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, चल रहा है सिस्टम। शाम को 5 बजे तक पूरा हो जाएगा, बैलेट पेपर आ गए हमारे पास। अगले दिन एक काउंटिंग कर लो। काउंटिंग में कैसे काउंटिंग करोगे, अब आप इसको काउंटिंग में आपको ये देखना है कि 1 नंबर की चॉइस के वोट सबसे ज्यादा एबीसी में किसको मिले। प्रायोरिटी 1, चॉइस 1 का मीनिंग क्या हो गया, ज्यादातर लोकसभा राज्यसभा के सांसद आपको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, तभी तो 1 नंबर लगाया आपके सामने। 1 नंबर चॉइस का मीनिंग तो हो गया, यू आर द मोस्ट फेवर्ड पर्सन, सबसे ज्यादा पसंद आपको किया गया है। तो 1 नंबर की चॉइस को सबसे पहले काउंट किया जाएगा, और उसमें अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में मोर देन 50% अचीव हो गया, 50% से ज्यादा मिल गया, तो देन वो राष्ट्रपति बन गया, और नहीं मिला तो डेडलॉक आ गया। यानी एक कैंडिडेट को सबसे ज्यादा तुम ले, लेकिन अटक गया 48%, 50 क्रॉस नहीं हो पाया पहली चॉइस के। अब क्या रास्ता निकलेगा, अब इसका रास्ता यह है कि 3 नंबर की चॉइस सबसे ज्यादा किसको मिली है। इसका मीनिंग क्या है, अरे यार तुमको कोई राष्ट्रपति बनाना नहीं चाहता, तभी तो 3 नंबर पर डाला है, तुम तो कभी बनोगे नहीं इस जन्म में। तो 3 नंबर की चॉइस जिसको सबसे ज्यादा मिली हो उसको हटा दो इस लिस्ट से। मान लेते हैं सी कैंडिडेट को मिला, इसको हटा दिया। इसको हटाते ही इसके 2 नंबर की चॉइस के जो वोट हैं, उन वोटों को ए और बी में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, सेकंड प्रायोरिटी के टोटल वोट कितने, उन टोटल वोट में ए के कितने, बी के कितने और सी के कितने, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट देंगे। तो जैसे ही आपने सी कैंडिडेट के सेकंड प्रायोरिटी के वोट बांटे, तो वो इसको मिलेंगे कुछ प्लस 48 प्लस होगा, अब ये 50% क्रॉस कर जाएगा। 50% क्रॉस करते ही राष्ट्रपति बन गया। 75 साल के इतिहास में भारत में केवल एक बार ऐसा हुआ जब हमने सेकंड राउंड की काउंटिंग की, इसलिए इस पर क्वेश्चन आता रहता है। और उसमें कौन से राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति बीबी गिरी, बड़ा वेंकट गिरी, 1969 में। तो जब वो इस मिनिमम कोटा को अचीव नहीं कर पाए, तो आप ये देखो कि 48% मिलने के बाद आपको रोक दिया, नहीं राष्ट्रपति नहीं हो। यहां तो 37% पे एमएलए बना दिया आपने, यहां इससे तो ज्यादा ही है, 48 पर रोक दिया आपने मुझे। यस, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और ये
फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये अलग प्रकार का इलेक्शन सिस्टम है, वो अलग प्रकार का है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको एनी हाउ मिनिमम कोटा अचीव करना ही होगा। अब सवाल आता है कि ऐसी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। वो नोट्स अभी आप सब लोग चेक कर लो है ना, तीनों टॉपिक दे दिए हैं। अच्छा फोन हो गया, कोई क्लास के बाद ले लेना, कोई बात नहीं।